हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हैलोजेंस यानी कि 17th ग्रुप जो है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप था ना, वो स्कूल लेवल से मेरा फेवरेट ग्रुप था। फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे इस तरह की चीजें बड़ी पसंद हैं जो एक्टिव होती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो 17th ग्रुप है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, सबसे ज्यादा छोटे साइज वाला ग्रुप यही है, ठीक है। तो 17th ग्रुप की खासियत यह है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इसको इलेक्ट्रॉन को झपटा मारना बड़ा अच्छे से आता है। कहीं पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने देखा तो झपक के उसके ऊपर पड़ेगा और उसका इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो इसकी कुछ शरारती चीजें जो हैं इस ग्रुप की वो मुझे बड़ी पसंद है। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे आईआईटी का पेपर हो, चाहे कोई और पेपर हो, इसके क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुन के लाया हूं बेटा आपके लिए। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे और देन लेवल 3 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 17th ग्रुप के लेवल 1 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 1। चलिए पहला सवाल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर। हमारे पास 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं और चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और आपको बताना है ए बी सी और डी में से द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इजिली। अब बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? जो फटाफट से या तो कैटाइन बन सके या एनाइन बन सके, ठीक है। तो जहां पर बात है हमारे ए एलिमेंट की, जहां तक बेटा बात है हमारे ए एलिमेंट की, तो जो ए एलिमेंट है उसके पास क्या है बेटा? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो दैट इज ऑलरेडी स्टेबल, वो तो स्टेबल है ही। तो वो आयोनिक तो क्या कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, ठीक है। वो आयोनिक तो क्या कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। तो जो चीज बॉन्ड ही नहीं बनाएगी वो रिएक्टिव कैसे हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगी वो? बात करते हैं हमारे सेकंड की। तो सेकंड में भी क्या है? 2s2 2p2 है। तो 2s2 2p2 आपको अगर ध्यान दे रहे हैं आपको इस चीज पर, तो बेटा ये क्या है? हमारे पास कार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन है। ओके, तो बात करते हैं कि ये जो 1s2 है ये तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है 1s2 जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये हीलियम हमें नजर आ रहा है, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम कभी भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का तो आपको मतलब मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? आयोनिक बॉन्ड। ओके, इसका मतलब क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। तो ये नहीं बनाएगा। बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन के अंदर है 2s2 2p2, मतलब ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है और ये है कार्बन। तो कार्बन जो है ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बारे में सोचता है। उसके बाद है मेरे पास सी में क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सी, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि 2 + 5 हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर सी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सी अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लेता है तो ये फटाफट से उसको झपक मार के पकड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा? एनाइन। तो ये एनाइन बन सकता है क्योंकि ये है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। ये फ्लोरीन है। और डी है बेटा, इट इज ऑल्सो कंप्लीटली फिल्ड, इट इज नियॉन। ये कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगी। तो मेरा आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस क्या आना चाहिए बेटा? इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 2 यानी कि सी। ओके, सी हमारे पास होना चाहिए।
तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी दुनिया में, तो वो आयोनिक बॉन्ड जल्दी बनाएगा। करेक्ट। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा, काफी मजा आया होगा इसको देखने के बाद। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हैलोजन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता ही है क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कोई एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कितनी एनर्जी लगानी होगी उसके ऊपर ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ठीक है। और इसके बारे में बेटा आपको एक बात मैं बता देता हूं, इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारी होती है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। ठीक है, साइज ऑफ एटम की, साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी ये कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना छोटा एटम उतना ही वो न्यूक्लियस के क्लोज होती है। ओके, तो इसलिए मेरे पास सबसे स्मॉल जो साइज है दैट इज ऑफ फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो ये हमारा साइज फैक्टर है बेटा यहां पर। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या दे रखा है। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होने की वजह से इसके पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखा कितना मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करते हुए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट किसकी होगी बेटा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो बेटा मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज। ठीक है, जितना साइज छोटा होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है चीज की। तो यहां पर मैं बात करूं अगर इसके साइज फैक्टर की, तो फ्लोरीन सबसे छोटा रहेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो सबसे छोटा साइज किसका बेटे, फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा, पीरियड में भी सबसे छोटा यही है और ग्रुप में भी सबसे छोटा यही है। तो फ्लोरीन क्या है, स्मॉलेस्ट है, और अपना स्मॉलेस्ट होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4, फ्लोरीन का ही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही है, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन इज। तो बेटा ऑर्डर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है और क्या नहीं होती है उसके बारे में आपको समझाता हूं थोड़ा सा मैं। देखो कि जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम होता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन किसी एटम की कितनी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मेन मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनाइन बनना चाहता है, ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनाइन बनना चाहता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और अगर मैं बात करूं तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज रहेगा उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन सबसे, उसके बाद फिर देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहां पर बच्चे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर जो ऑर्डर है थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटम काफी छोटा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटम थोड़ा सा बड़ा होता है।
लेकिन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन तो बेटा 7 7 ही है ना, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 7 ही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पर भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती सेम है तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होनी तो चाहिए फ्लोरीन के लिए, परंतु फ्लोरीन का साइज इस पूरे पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट है, इतना छोटा साइज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन है 7, तो वो आपस में स्पेस में काफी कमी महसूस करते हैं, बिल्कुल साथ साथ क्लोजली होते हैं बेटा एक दूसरे के, और क्लोजली होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ठीक है, स्मॉल साइज में अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे तो बेटा उसके जो होगा रिपल्शन होगी उस ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो पाएगा जल्दी, इलेक्ट्रॉन को एंटर होने में मुश्किल आएगी, और वो मुश्किल क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो रिपल्शन के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो पाएगा जल्दी। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, इन केस ऑफ क्लोरीन इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए जो ऑर्डर होना चाहिए उसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए और देन होना चाहिए हमारे पास फ्लोरीन। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है बेटा, इसका आंसर है सी। आपने देखा कि क्लोरीन आगे आ गया और फ्लोरीन उसके बाद आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर ये बन जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रेटेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो बेटा यहां पर बात हो रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है, तो चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में सुनते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है कि जब जो बड़े साइज के एटम्स होते हैं ना, बड़े साइज के एटम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा कि जैसे हम बात करते हैं एटम के अंदर, ये है S, ये है P, ये है D, ये है F। तो S इलेक्ट्रॉन्स सबसे अंदर होते हैं, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। तो S इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर होते हैं। सबसे अंदर होने का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं। दीज आर क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होते हैं तो बेटा ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कब? जब ये बड़े एटम्स की बात हो रही हो। ठीक है, बड़े एटम की जब ये बात हो रही हो, यहां पर सिर्फ S इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर S और P, यहां पर S, P और D तीनों, यहां पर S, P, D और F। तो S इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे अंदर रहेंगे और F इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्डिंग एंड दे बिकम इनर्ट। ये क्या हो जाते हैं बेटा? ये इनर्ट हो जाते हैं, ये इनर्ट बन जाते हैं और इस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे देन व्हाट विल हैपन? ये आयोडीन होगा। ठीक है, दिस इज आयोडीन और ये इनर्ट हो जाते हैं। आई होप कि ये आयोडीन ही कर सकता है क्योंकि आयोडीन का साइज लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट साइज की वजह से इसके पास S, P, D और F सभी कुछ है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको समझ आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन काफी जरूरी है। ए सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स रेडिली। सब्लिमेशन, सब्लाइम्स का मतलब सब्लिमेशन कौन शो करता है? तो बेटा आपने कभी लेबोरेटरी में अगर वर्क किया हो तो लेबोरेटरी में वर्क करते समय आपको ये चीज ध्यान में कभी आई होगी कि जो आयोडीन होता है वो काफी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, मतलब सब्लिमेट कर जाता है, वो गैसेस फॉर्म में फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी सब्लिमेशन पावर बड़ी ज्यादा है बेटा। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो उस केस में आयोडीन की सहायता लेनी होती है हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट को चेक करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की जो पेपर होता है या TLC प्लेट्स जो होती हैं उनकी कैलकुलेशन जो होनी चाहिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे हम, उसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब्लिमेट बड़ी जल्दी करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए आयोडीन। आयोडीन सब्लिमाइज करेगा फटाफट। ओके, पानी पियोगे बेटा? H2O
वाटर इज H2O. नेक्स्ट, हैलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज, हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं बेटा? हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं? देखिए बेटा, हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं, आइए इसके जो ऑप्शंस हैं इनको ध्यान से देखते हैं. कलर लेते हैं ग्रीन वाला. देयर एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना कलर के लिए जरूरी है? कलर शो करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना जरूरी है बेटा? सेकंड ऑप्शन पर आ जाओ. देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस. तो बेटा वंडरवाल फोर्सेस आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसके मॉलिक्यूल के साथ इसके कलर का कोई लेना देना नहीं होता है. देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट कॉजिंग द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल्स. क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइट करना जरूरी है? यस, ये जरूरी है बेटा. ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा गया कि देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, यहां पर लिखा गया देयर एटम्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट. ठीक है, एनर्जी टू कॉजिंग एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल्स. तो बेटा थर्ड और फोर्थ में से क्या आपका आंसर होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? फटाफट से बेटा सोच के रखिए. योर आंसर इज halogens absorb visible light causing excitation of outer electrons to higher energy levels. So my answer is option 3. Okay? ये visible light को absorb करते हैं ताकि कलर नजर आए. कोई भी एनर्जी को absorb करने का मतलब visible light नहीं होता है. ठीक है, तो ये किसको absorb करते हैं? visible light को करते हैं. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा. अगला सवाल, which of the following halogen has highest बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है बेटे? सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है? देखो बेटा, वैसे आमतौर पर अगर मैं देखता हूं ना, तो जिसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होएगी या इसका सबसे कम साइज होता है, ठीक है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एटम्स का, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घटती चली जाती है, क्योंकि बॉन्ड कमजोर हो जाता है. जितना छोटा एटम उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम के बिना बेटा सवाल कैसे करेंगे? यहां पर है हमारे पास फ्लोरीन, और फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं बेटा एटम्स के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है फ्लोरीन के ऊपर. ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. इसलिए क्लोरीन ही हमारा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एटम होगा, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा. ठीक है, दिस बॉन्ड विल बिकम वीकर. ये बॉन्ड वीक हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू. फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, जबकि बाकी सारे जो हैलोजेंस हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो बेटा उसका रीजन क्या है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन जो की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है 1s2 2s2 2p5. ठीक है, तो इसके पास जो हाईएस्ट n की वैल्यू है वो है हमारे पास 2. ठीक है, और अगर n2 होगा तो बेटा l कितना होगा? 0 और 1, यानी कि इसके पास सिर्फ s और p सब शेल्स होते हैं, इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. तो d ऑर्बिटल्स अगर नहीं होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेटा एक्साइट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, और इसके पास 3d0 भी होता है. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाता है d के साथ और अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है. फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल ना होना ही फ्लोरीन की लाचारी है, और इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल शो नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही करता है -1. ठीक है, ये सिर्फ एक ही शो करेगा, दैट इज -1.
तो देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। चलिए इसके आंसर देखते हैं कि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कारण है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इट्स एटम, लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बेटा मेरा आंसर मेरे को मिल चुका है ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 मेरा आंसर होना चाहिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स फ्लोरीन डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है। मेरे को बेटा काफी अच्छा लग रहा है इन क्वेश्चंस को करते हुए। अगला सवाल लेकर के आते हैं नेक्स्ट। Which element would readily replace oxygen from an oxide? हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन को रिप्लेस करने की जरूरत कर सकता है? सिर्फ वही एलिमेंट ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकता है जो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ऑक्सीजन इस पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ऑक्सीजन इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहले नंबर पर कौन है? ओके, पहले नंबर पर कौन है बेटा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर क्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हथियार बना के उसको रिप्लेस कर दे। तो फ्लोरीन मेरा आंसर होगा। अगला सवाल, Which of the following compounds has lowest boiling point? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? देखो बेटा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है, उसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपको पता ही है कि जो बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज उतना वीक बॉन्ड। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो HCl है, HCl उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वो आयोनिक नहीं होता ना, इसलिए। अगला सवाल, Which of the following has highest percentage of ionic character? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है? तो बेटा आयोनिक कैरेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही होगा। तो ज्यादा डिफरेंस जहां पर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, उसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर आएगा। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ओके, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये 1.5 होगा, और इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? बी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको समझिए, थोड़ा पढ़ के आइएगा बेटा। इस वीडियो को देखने का फायदा तभी है जब बच्चे को थोड़ा बहुत खुद भी आता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following हाइड्रोजन हैलाइड्स आर थर्मली मोस्ट स्टेबल? थर्मली स्टेबल भी वही होगा जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सॉरी। तो आपको पता है कि HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज, और सबसे वीक किसका होगा? HI का, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है उसका बॉन्ड वीक होता है, और इस वजह से वो थर्मली स्टेबल कम है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विद AgNO3? कौन इनमें से AgNO3 के साथ पीपीटीज नहीं बनाता है? कौन होगा जो पीपीटीज नहीं बनाएगा बेटा AgNO3 के साथ? तो बेटा जो HF है वो पीपीटीज नहीं बनाता है, तो मेरा आंसर आएगा HF, ठीक है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? उसका कारण क्या रहेगा? उसका कारण क्या होगा बेटा? क्या FF बॉन्ड वीकर होते हैं इसलिए, या फिर फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए, या फिर फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसलिए, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है इसलिए? ये बेटा 4 ऑप्शंस आपके पास, यू हैव टू गिव द आंसर जी।
तो देखिए बेटा, कोई भी चीज रिएक्टिव कब होती है? जब किसी चीज, देखो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात करूंगा कि रिएक्शन क्या है। तो बच्चे रिएक्शन का मतलब ही यही है कि पुराने बॉन्ड तोड़ो और नए बॉन्ड जोड़ो। अगर पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो ही तो नए नए बॉन्ड बनेंगे, और अगर पुराने बॉन्ड ही नहीं टूटेंगे तो नए बॉन्ड कैसे बनेंगे? और अगर पुराने बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेंगे तब रिएक्शन लेट होगा। इसलिए पुराने बॉन्ड जल्दी टूटने चाहिए, और पुराने बॉन्ड जल्दी तभी टूटते हैं अगर वो वीक होते हैं। तो अगर बॉन्ड वीक होंगे तो जल्दी जल्दी टूटेंगे, जल्दी जल्दी टूटेंगे तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर? इनमें से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? देखिए बेटा, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं। वेपर प्रेशर ज्यादा तब होता है जब वेपर ज्यादा बनते हैं। वेपर ज्यादा तब बनते हैं जब वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहते हैं और वेपर्स अपने वेपर फॉर्म में आते हैं। और लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। इसलिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम कहां पर है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम कहां पर है? HCl में। हमने पिछली बार भी बात की थी। तो ये HCl के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? वीक होगा, लो होगा। ओके, तो ये हमारा 16th क्वेश्चन था। अब बात करेंगे 17th ग्रुप के 17th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हलाइड आयन? इनमें से कौन हलाइड आयन बना सकता है? अगर मैं फ्लोरीन में फ्लोरीन ऐड कर दूंगा HCl में तो क्या होगा बेटा? क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा? 4th। ठीक है, लाइटर हैलोजन कैन डिस्प्लेस अ हैवियर हैलोजन फ्रॉम देयर एक्वस हैलाइड्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ये बेटा आपको बात याद रखनी है कि जो लाइटर हैलोजन होता है, लाइटर हैलोजन ये डिस्प्लेस कर देता है हैवियर हैलोजन को। ठीक है, हैवियर को, जैसे कि अगर मैं क्लोरीन डालूंगा टू एक्वस HBr तो ये क्लोरीन उसको भी रिप्लेस कर देगा। अगर मैं ब्रोमीन डालूंगा इन एक्वस HI तो ब्रोमीन उसको कर देगा रिप्लेस। यानी कि जो लाइटर हैलोजन होता है ना, वो हल्का वाला, वो भारी वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अगला सवाल 18th क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड्स? तो बेटा आपको पहले इंटरहैलोजन कंपाउंड का पता होना चाहिए। देखो हमारे पास ना होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हैलोजेंस हैं। अगर ये 4 हैलोजेंस आपस में ही रिएक्शन करके भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड्स बना दें तो उन्हें कहा जाता है इंटरहैलोजन कंपाउंड। ये अगर आपस में ही रिएक्ट करते हैं तो, ठीक है, अगर ये आपस में ही रिएक्शन कर देते हैं तो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन इंटरहैलोजन कंपाउंड बना सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या ऑल ऑफ द अबव? तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी इंटरहैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4th ऑप्शन मेरा आंसर होगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करते हुए। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। सुपर हैलोजन किसे कहा जाएगा? फटाफट से बेटा आंसर दीजिए इसका। व्हाट इज सुपर हैलोजन? मेरा H2O खत्म हो चुका है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन? सुपर हैलोजन क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। क्या क्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है, क्या ब्रोमीन को कहा जाता है, या फ्लोरीन को, या आयोडीन को? तो किसे कहा जाता है सुपर हैलोजन? तो बेटा जो फ्लोरीन है उसे सुपर हैलोजन कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये फ्लोरीन, तो इसलिए इसे सुपर हैलोजन कहा जाता है। सवाल अगला, द हैलोजन फॉर्मिंग
लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हैलोजन इज, कौन सा हैलोजन है जो सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है? कौन सा वाला है बेटा? क्या वो फ्लोरीन है, क्या वो क्लोरीन है, क्या वो ब्रोमीन है, क्या वो आयोडीन है? कौन सा वाला है ये आपको बताना है मुझे। चलिए देखते हैं। जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन भी यही बनाएगा, तो मेरा आंसर होगा फ्लोरीन, और यही हमें दे रखा है। ओके, आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। हैलोजेंस विच शोज मेटालिक कैरेक्टर इज, हैलोजन जो मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है। तो बेटा इसमें ना मैं आपको चीज बताता हूं कि व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, अगर मैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इस हालातों को देखते हुए, इन हालातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आयोडीन जो है उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होगा। ओके, हैलोथेन क्या है? क्या वो हैलोजन वाली इथेन है? क्या है हैलोथेन? हैलोथेन क्या होगा बेटा? हमने सुना है मीथेन। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4 होता है। ठीक है, इथेन क्या होता है? C2H6 होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या बता सकते हैं कि इनमें से हैलोथेन क्या है बेटा? व्हाट इज हैलोथेन? तो CH, CF3, CH और Br, ये जो कंपाउंड मैं आपको दिखा रहा हूं ये हैलोथेन कहलाता है, और ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर ऑफ हैलोजन इज। वोलेटाइल नेचर का मतलब कि कौन सा हैलोजन जल्दी इवेपोरेट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है, उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है बेटा? दीज आर गैसेस, ये गैसेस होते हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन इज लिक्विड, और आयोडीन क्या है? इट इज ए सॉलिड। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन ऑलरेडी गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका वोलेटाइल नेचर हो जो वो ज्यादा होना चाहिए बाकी दोनों से। तो चलिए बात करते हैं अब इसके ऑर्डर के बारे में। क्या इसका ऑर्डर डिक्रीज करेगा फ्लोरीन टू क्लोरीन वोलेटिलिटी का? बिल्कुल सही बात है। क्या ये फ्लोरीन टू ब्रोमीन डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि वो सब्लिमेट भी होता है ना, आयोडीन सब्लिमेट भी होता है बेटा, तो आयोडीन की सब्लिमेशन को भी आपने ध्यान में रखना है ऑप्शंस को रीड करते समय। तो बेटा इसका जो आंसर है कि जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे वोलेटाइल नेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, इट विल डिक्रीजेस, तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर रहेगा दैट विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन होता तो सॉलिड ही है, सब्लिमेशन इज अ डिफरेंट थिंग। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है? तो बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, कमजोर होता है तभी तो इसका ऑर्डर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड lone pair of electrons in the first excited state of chlorine in its valency shell। क्लोरीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया, क्या रहेगा उसका ऑर्डर? चलिए इस बात को समझते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फ्लोरीन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये बात हो रही है क्लोरीन की, तो यहां पर 3 and 2 हमारा आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बेटा रॉन्ग था, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम इन XX7 टाइप मॉलिक्यूल। अगर कोई इस तरह का यानी कि IF7 होता है ना, जैसे IF7 होता है, जैसे ये देखिए बेटा, तो हमारे पास ऐसे IF7, ठीक है,
तो ये इस फॉर्म का इंटर हैलोजन है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर हैलोजन, इसमें आयोडीन की क्या रहेगी, तो इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटे, इसने कितने बॉन्ड बनाए, और उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये 7 बॉन्ड बना रहा है, 7 बॉन्ड्स, और 7 बॉन्ड्स कब पॉसिबल होते हैं, sp3d3 में, यानी कि 3 + 3 6, 6 + 1 = 7। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या ऑर्डर रहता है। हैलोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है ना, इसलिए कई बार बता चुका हूं इस चीज को मैं कि उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड, और ये क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आउट ऑफ दीज थ्री क्लोरीन इज द लाइटेस्ट एंड आयोडीन इज द हैवीएस्ट। तो क्या ये ऑर्डर होगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 है क्लोरीन हैज लोएस्ट स्पेसिफिक हीट, तीसरा है क्लोरीन मॉलिक्यूल इज द लीस्ट स्टेबल, एंड द फोर्थ इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट इन क्लोरीन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन आयोडीन। तो बेटा आपको पता है कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी चीज की जो फिजिकल स्टेट है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट इज हैलोजन मॉलिक्यूल्स क्या है, डायटोमिक है और -2 वाला बनाते हैं या -1 वाला बनाते हैं, तो क्या है। तो बेटा आपको पता है कि ये डायटोमिक है और एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 आंसर रहेगा। 30th क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। इसके आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये भी लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 को आराम से देखिएगा। देखते हैं, आयोडीन इज लिबरेटेड व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बिकॉज। आयोडीन लिबरेट होगा जब क्लोरीन को पास करवाया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इसका रीजन क्या है बेटा, कि क्लोरीन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन आयोडाइड, या फिर क्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडाइड, या फिर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, या क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर ये होगा कि जो क्लोरीन है ये ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करेगी, ये मतलब कि आयोडीन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। तो अगर ये आयोडीन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन किसने करवाई, क्लोरीन ने करवाई। इसलिए क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे और आपकी काफी रिवीजन कर दी होगी इन 30 क्वेश्चंस ने। अगली वीडियो को लेकर जल्दी ही मिलता हूं। जाने से पहले कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में समझ नहीं लग रही है, कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, तो आप कमेंट में हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कर दीजिए और मैं आप